अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। नवाज़ शरीफ का दौरा बलोचिस्तान, जाम कमाल समेत सरकर्दा रहनुमाओं की नून लीग में शमूलियत, उसके अलावा बलोचिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें और एक बड़ी बैठक कोयटा में मुनक़द की गई, जिसमें तमाम सियासी जमातें नवाज़ शरीफ के साथ मौजूद थीं। बलूचिस्तान के इस महाज पर नवाज़ शरीफ की इस फतह का क्या मतलब है? इन लोगों के शामिल होने के बाद क्या मुस्लिम लीग नून 2013 वाली पोजीशन पर वापस आ जाएगी बलूचिस्तान में, या अभी उसमें इसके इम्तहान और भी हैं? इलेक्टेबल्स की सियासत में बलूचिस्तान हमेशा नंबर 1 रहा है, वहाँ है ही इलेक्टेबल्स की सियासत, और अगर इलेक्टेबल्स एक तरफ आ जाएँ तो बलूचिस्तान का सियासी मंजरनामा काफ़ी क्लियर हो जाता है। बहरहाल आज इस टॉपिक पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी और आमिर अहमद खान साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे शुरू करेंगे। आपको बलूचिस्तान में ये तब्दीली के सब मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं, कैसी लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, माशाल्लाह आपका भी बहुत तजुर्बा है सहाफ़त में भी, और आपने सियासत बहुत ज़्यादा कवर की है। जैसे पहले पिछले प्रोग्रामों में जिक्र होता रहा कि 2018 में किस तरह पीटीआई को गवर्नमेंट दी गई, किस तरह जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में इलेक्टेबल्स को भर भर के लाया जाता है, तो पाकिस्तान की तारीख तो इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है। इलेक्टेबल्स जिस जिस इलाके में है, डेफिनेटली आपको पता है बलूचिस्तान पे किसका तसल्लुत ज़्यादा है, और फिर जब किसी को जितवाना होता है तो डेफिनेटली इलेक्टेबल्स को उनके ग्रुप में शामिल किया जाता है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जिस पाए के लीडर रहे हैं, या जो उनकी पॉपुलैरिटी माजी में रही है, वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। वोट को इज्जत दो वाला मामला भी उन्होंने पीछे कहीं फेंक दिया, और वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये उनके शान शान नहीं है। अगर वो बिल्कुल अवामी इज्तिमात में जाए, जलसे जुलूस करें, उनकी एक पॉपुलैरिटी है, उनकी एक फॉलोइंग है, तो मेरे ख्याल से ये इलेक्टेबल्स वाली उस मामला में जाके, और जिस तरह कहा जा रहा है जी कि फैसला हो गया है कि वज़ीर आज़म जो है वो रायवेंट से होगा, आपने भी ये बयान सुना होगा, तो फिर मेरे ख्याल से इलेक्शन पे अरबों खरबों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आइन की पहले पामाली हुई है, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा जनरल इलेक्शंस नहीं कराए गए, तो इसी तरह कोई इस तरह की शिक निकाल लें और 2-4 साल 5 साल के लिए एक ऐसी हुकूमत ले आए जिसमें आपका चूज किया हुआ वज़ीर आज़म हो, काबीना भी आपकी पसंद की हो, तो मेरे ख्याल से मामलात हो सकता है बेहतरी की तरफ चले जाए। लेकिन ये कोई सियासी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही। नज़र आ रहा है कि बाकी तमाम जमातों पे एक किस्म की पाबंदी है, पीटीआई पे तो खसूसी करम है इस वक्त, और सिर्फ जो है वो कोशिश हो रही है कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब को रीलॉन्च किया जाए, मुस्लिम लीग नून को स्ट्रेंथन किया जाए, और आने वाले इलेक्शन में मर्जी के नताइज हासिल करके तो नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, कोई सियासी माहौल नहीं है। ये वो सारी चेस की गेम चल रही है और चेकमेट वाला मामला चल रहा है। जी हमेशा वो कहते हैं चेकमेट हो गई है इलेक्शन से पहले ही बाकी सारी सियासी जमातों को। आप समझते हैं ऐसी बात है? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं मुज़म्मिल, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं समझता। पाकिस्तान की सियासत यही है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और बड़े अरसे से वो सियासत यही है। ये पहले किसी भी सियासी जमात का, मैं अब आप हमेशा मुझे कहते हैं आमिर साहब माजी में ना रहें, तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं 80 की दिहाई की या 90 की दिहाई की बात नहीं करता हूँ। ये जनरल मुशर्रफ की अमीरियत के बाद से होने वाले इलेक्शन की अगर आप बात करें तो उसमें भी हमने यही देखा, एक सियासी जमात जो है वो हालात उसके लिए ज़्यादा साजगार बनाए जाते हैं, दूसरी सियासी जमात के लिए वो कम साजगार होते हैं, और हमेशा हमने इंतखाबात में यही होता देखा है। और दूसरी बात ये है जी कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, वो अब प्री कैंपेन पॉलिटिकल एक्टिविटी है। कभी भी पाकिस्तान के अंदर, मैं 1988 से इंतखाबात कवर करता आ रहा हूँ पाकिस्तान में, कभी भी हमने इलेक्शन से 2 महीने या 3 महीने कबल
इलेक्शन एक्टिविटी, ये जो अवामी इज्तिमात हैं, ये जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, उनको हमने शुरू होते हुए आज तक नहीं देखा। ये आखिरी 3 हफ्तों का खेल होता है, जब सारे के सारे मोहरे हर सियासी जमात अपने अपने हिसाब और अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक शतरंज की बिसात पर रख कर तो फिर अवाम के पास जाती है। तो वो वक्त अभी आएगा। जहाँ तक ये अज्यूम कर लेना, देखिए ये बात तो जो है, इसको तो मेरा ख्याल इस तरह की बात तो ना कहनी चाहिए, ना सुननी चाहिए कि नहीं जी छोड़ें, अगर आपने फ़ैसला कर लिया तो इंतखाबात कराने की क्या ज़रूरत है। इंतखाबात सियासत में रीढ़ की हड्डी होते हैं जी। कभी बड़े अच्छे होते हैं, कभी बड़े ख़राब होते हैं। बड़े बड़े अच्छे मुल्कों में, मैं बरतानिया का आपको एग्जांपल दूं, रेगुलर इंतखाबात होते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। 4 प्राइम मिनिस्टर जब से उनके लास्ट इलेक्शंस हुए हैं वो बदल चुके हैं अभी तक। तो ज़रूरी नहीं होता कि इंतखाबात के ज़रिए कोई बहुत स्टेबल गवर्नमेंट आपको मिल जाए, वो फिर सियासतदानों का काम होता है उसको आगे चलाना। लेकिन ये फ़ैसला इंतखाबात के ज़रिए ही होना पड़ता है। हाँ, उससे पहले जो कुछ हो रहा है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हमने तो ये देखा है कि इस दफ़ा जो हो रहा है ना वो पहले की निस्बतन बहुत ख़राब है, ना वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए हैं मुज़म्मिल, वो ऐसी सूरत हाल में हुए हैं, एक पार्टी अताब में होती है, दूसरी पार्टियों पर अताब नहीं होता, और यही हम इस दफ़ा देख रहे हैं। जी मुज़म्मिल। देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कंपैरिजन में हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। आज जो लोग बलूचिस्तान में शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, बाप पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम पिछले 2-3 साल से नज़र आ रही थी, जब से जाम कमाल साहब की वजारत आला गई थी और बजिंजो साहब वज़ीर आला बने थे, तो बाप पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। वो जो एक हिस्सा था उसको पीपल्स पार्टी अपने साथ शामिल करना चाहती थी, मुस्लिम लीग नून अपने साथ शामिल करना चाहती थी। दोनों ने बराबर कोशिश की। आसिफ जरदारी साहब ने भी कोशिश की कि वो जाम कमाल साहब और उनके साथी जो हैं वो उनके साथ आ जाएं। मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश की कि जाम कमाल साहब और उनके साथी जो हैं वो उनके साथ आ जाएं। बहरहाल आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसला किया। आप ये नहीं कह सकते कि जी पीटीआई को तोड़कर तो आज लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल किए जा रहे हैं, तो बड़ी किंग्स पार्टी बनाई जा रही है। आप ये भी नहीं कह सकते कि जी बाप पार्टी से कुछ तोड़कर जो है वो उधर लाया जा रहा है। वो तो ऑलरेडी किंग्स पार्टी मौजूद है, बाप अपनी जगह, वो तो 2 साल पहले टूट गई थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई कंपैरिजन ठीक ड्रॉ नहीं किया जा रहा। वहाँ एक नेचुरल ब्रेकअप हुआ है। उस नेचुरल ब्रेकअप का मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं फ़ायदा उठाना चाहती थी कि एक किंग्स पार्टी जो पिछले इलेक्शंस में पीटीआई की मदद के लिए बनाई गई थी वो टूट गई थी। उसकी टूट का फ़ायदा दोनों सियासी जमातें उठाना चाहती थी कि उसके लोग उनके साथ आ जाएं। उनमें से एक सियासी जमात कामयाब हो गई है, एक नाकाम हो गई है। दोनों ने कन्विंस करने की बराबर कोशिश की है। आसिफ जरदारी साहब ने भी बराबर कोशिश की है और मुस्लिम लीग नून ने भी बराबर कोशिश की है। आप ये तो नहीं कह सकते कि आसिफ जरदारी साहब से जाम कमाल साहब को मिलने से मना कर दिया गया था और सिर्फ उन्हें कहा गया कि आपने जाम कमाल साहब को तो 1 महीना पहले आसिफ जरदारी साहब को मिले हैं और उन्होंने तफसीली मुलाकात की है, लेकिन बात तय नहीं हो सकी। उन्होंने अब मुस्लिम लीग नून से बात की है, जहाँ तय हुई है वहाँ उन्होंने कर लिया है। 2018 जहाँ नसीम सिद्दीकी साहब बात को ले जाना चाहते हैं, तब तो दूसरी तरफ मुलाकात पर पाबंदी थी। आप दूसरी तरफ मिलते तो जुर्म था, दूसरी तरफ मिलना, आपने एक ही तरफ जाना था। अब तो लोगों के पास ओपन ग्राउंड है कि वो जिधर जाना चाहें। अगर बलूचिस्तान के लोगों ने, वहाँ के इलेक्टेबल्स ने इस बार मुस्लिम लीग नून के साथ जाने का फैसला किया है, जो कि 2013 में भी वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही थे, और वो एक कॉम्बैट ऑपरेशन था जो आसिफ जरदारी साहब ने ही किया था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत ख़त्म की गई थी। मेरे ख्याल में चीज़ें वापस 2013 वाली पोजीशन पे, अपनी नेचुरल पोजीशन पे आई हैं और जो इंजीनियरिंग की गई थी वो अंडू हुई है। क्यों नसीम साहब, आप ये नहीं समझते कि इंजीनियरिंग अंडू हुई है और चीज़ें अपनी नेचुरल पोजीशन पे वापस आई हैं? मुज़म्मिल साहब, आपने 2-3 दफ़ा कहा कि आप ये नहीं कह सकते, तो क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपने इल्म के हिसाब से या तज्जिए के हिसाब से तज्जिया कर दूं, या आपको जो पसंद है वो मुझे बता दें, मैं उस तरह वो बात कह देता हूँ? बहरहाल नहीं, जो मैं कह सकता हूँ मैंने कहा है, जो आप कह सकते हैं आप कहें। नहीं, आपने कहा कि आप नहीं कह सकते, मैं इसलिए पूछ रहा था। बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब, मेरी राय है कि आप नहीं कह सकते। अच्छा, ये राय है, ठीक है, ठीक है। आपके साथ जी जी बैठो तो प्लीज कैरी ऑन, प्लीज नसीम साहब कैरी ऑन।
साहब बड़े हमारे सीनियर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है इनकी और मैं इनको सीनियर ही समझता हूँ, लेकिन ये इलेक्शन के मामले में थोड़े से जूनियर निकले, क्योंकि मैं 1985 से जो है ना वो इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। बात बिल्कुल ठीक है, मुझे आप दोनों की बात से बिल्कुल इत्तेफाक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी निगरान गवर्नमेंट आई है ना, जब जो ही निगरान गवर्नमेंट आती है तो इलेक्शन का माहौल शुरू हो जाता है, आप किसी भी दौर में चले जाएं। लेकिन क्योंकि इस दफा एक अजीबो गरीब डायनेमिक्स है कि निगरान हुकूमतें साल तकरीबन हो गया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वफाक में भी टाइम लिमिट ज्यादा हो गई है, तो मैंने तो ये देखा था कि जो ही निगरान गवर्नमेंट आती थी तो फौरन ही जलसे जुलूस शुरू हो जाते थे। फिर जो मुजम्मिल साहब आपने बात की, आपकी बात में वजन है, आप हमेशा बड़े तजुर्बे वाली बात करते हैं, लेकिन आपने देखा कि जब माहौल बनाया जाता है, इस वक्त महसूस हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो वजन है वो नवाज शरीफ के पलड़े में है या मुस्लिम लीग नून के पलड़े में है। और आप इलेक्टेबल्स की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इलेक्टेबल्स तो होते हैं, लेकिन उनका पलड़ा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज्यादा होता है। वो देखते हैं कि किस जमात के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है तो वो इलेक्टेबल्स उसी जमात की तरफ जाते हैं। आप 2000 से मिसाल ले लें या 2013 की ले लें, 2018 की ले लें, इलेक्टेबल्स हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाते हैं। अभी आप बहुत पीछे अगर आप ना जाएं तो जिस तरह पिछले साल तहरीक अदम एतमाद आई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उन्होंने पहले 20 बंदे जो है वो पीटीआई के तोड़ लिए थे, उनको सिंध हाउस में इस्लामाबाद में रखा गया और एक ये तासुर देने की कोशिश की गई इलेक्टेबल्स को, बाप पार्टी को, एमक्यूएम को, कि अगर आप हमारे साथ नहीं मिलेंगे तो ये 20 बंदे तो हमने तोड़ लिए हुए, ये आ जाएंगे तो इसके बाद आपको तो फिर कोई वजारतें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इलेक्टेबल्स ने देखा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा बिल्कुल इस वक्त पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ जा रहा है और वो पूरी तरह पीडीएम की मदद करने पर तैयार हैं, तो वो उस तरफ चले गए। आपने बयान सुना होगा खालिद मक्सी साहब का, उन्होंने कहा था कि जी अपना हमें तो जो कहा गया हम उधर चले गए। एमक्यूएम ने कहा कि हमारा जो दौर पीटीआई के साथ था वो नून लीग के इत्तेहाद और जो पीपल्स पार्टी से हमारा इत्तेहाद रहा है उसकी बनिस्बत बहुत बेहतर था, उनके पास 2 वजारतें भी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी तजुर्बेकार हैं मुजम्मिल साहब, आमिर साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, आपको हालात और वाकयात से नजर आ रहा है ना कि किस तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमे चलाए गए, झूठे मुकदमे थे, सच्चे थे, अल्लाह बेहतर जानता है, उनको सजा दी गई, उनकी बेटी को जेल भेजा गया, शहबाज शरीफ को जेल भेजा गया। फिर अचानक ऐसे क्या मामला हुए, कोर्ट ने तो कोई ऐसे ऑर्डर नहीं जारी किए थे कि हम रिहा कर रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हुकूमत चेंज होती है, गुड बॉयज बैड हो जाते हैं, बैड बॉयज गुड हो जाते हैं, और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को डील के तहत वापस लाया गया, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ, अगर वो खुद से पहले आ जाते हैं, अदालतों का सामना करते, जेल में चले जाते, उनको वहां से रिलीफ मिल जाता, तो हम कहते हैं कि ये उन्होंने आके जो एक बहादुरी दिखाई है और अपना केस लड़ा है। लेकिन वो तो तमाम डील करने के बाद वापस आए हैं और सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के जरिए उनको सहूलतें मिल रही हैं, तो डेफिनेटली जो इलेक्टेबल्स हैं, भले वो बलूचिस्तान के हों, भले वो साउथ पंजाब के हों, भले वो किसी और इलाके के, वो जब देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा इस वक्त नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के साथ है और लोग उनके जो लीडर हजरात हैं वो कह रहे हैं कि फैसला हो गया है कि वजीर आजम जाती उमरा से होगा, बस ये फैसला करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें 2/3 मेजोरिटी दी जाए, 2/3 मेजोरिटी दी जाएगी। तो ये कैसे आमिर साहब, ये कैसे इलेक्शन है जिसमें 2/3 मेजोरिटी मांगी जा रही है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन होने चाहिए, आपने बरतानिया की डेमोक्रेसी का जो है वो मिसाल दी, लेकिन आपने ये देखा होगा कि ब्रेक्जिट के बाद जब डेविड कैमरॉन एक अपना रिजाइन करते हैं ऑन मॉरल ग्राउंड्स के भाई मैं पल्स नहीं समझ सका अपनी आवाम की, लिहाजा मैं रिजाइन करता हूं, तो लेबर ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपनी हुकूमत बना ले। कंजर्वेटिव की वज़ीर आज़म आई, जब थ्रीसा में आई तो उन्होंने कहा कि मुझे थाली में रख के ये वज़ारत उज़्मा नहीं चाहिए, उसने जनरल इलेक्शन कॉल कर दिए। जनरल इलेक्शन वो जीत के आई, फिर जिस तरह बोरिस जॉनसन आए। ठीक है, वो नसीम साहब लंदन की तारीख हम सबको मालूम है, हम सबको लंदन की तारीख मालूम है। आमिर साहब, वो नसीम साहब का मौक़िफ़ है कि ये चूँकि अब वो यही कह रहे हैं कि चूँकि तय हो गया है लिहाजा इलेक्टेबल्स जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं।
हाँ देखें मुज़म्मिल, बात यह है कि ये 1988 में जब बेनज़ीर की हुकूमत को निकाला था तो क्या उन्हें इसलिए निकाला था उस वक्त के उनको वापस ले आने दिया जाए कुछ अरसे बाद, या जब 1993 में नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था तो इसलिए तो नहीं निकाला गया था कि वो 3 महीने बाद इलेक्शंस के अंदर वो वापस आ जाएँ। देखें, लेट्स बी वेरी ओपन अबाउट दिस थिंग। हमारी सियासत के अंदर हमारे रियासती इदारे जो हैं वो एक पॉलिटिकल प्लेयर है, और अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो उस पॉलिटिकल प्लेयर क्योंकि ओपनली नहीं खेलते, रियासती इदारे जो है वो खुल्लम खुल्ला अपनी सियासत नहीं करते, उनके सियासत करने के तरीके फ़र्क होते हैं, उनके पास हथियार फ़र्क होते हैं, तो सियासतदानों को जो है उसी खेल को खेलना पड़ता है। ये पाकिस्तान की सियासत है, ये नहीं कर, या तो वो उसे बाहर रह सकते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी ने 1985 के इंतखाबात में बाहर रह कर देखा और उन्होंने उसके बाद से ये फैसला किया कि बहुत बड़ी गलती थी। MQM ने 1-2 दफ़ा बॉयकॉट की हैं, PTI खुद इलेक्शन बॉयकॉट कर चुकी है, हर कोई इलेक्शन बॉयकॉट करके, चाहे जो भी प्लेइंग फील्ड हो, जैसा भी माहौल हो, उसको यही लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती है। तो खेल ही ऐसा है जी, ये हर किसी के लिए बराबर। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये खेल हर किसी के लिए बराबर है कि अगर आप इसको एक तारीखी पस मंज़र में देखें तो आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो इस मुल्क में पहले हुआ है, और यही सियासतदानों का चैलेंज है कि इन्हीं हालात में से गुजर के वो जमहूरियत को किसी ना किसी तौर पर इतना मजबूत करें कि रियासती इदारों का ये सियासत के अंदर खुल्लम खुल्ला या ढके छुपे जो उनका अमल दखल है उसको काबू किया जा सके, उसको कम किया जा सके और मामले को बेहतरी की तरफ बढ़ाया जा सके। ये इलेक्टेबल्स को इसका दोष देना या इलेक्टेबल्स के ऊपर ज़िम्मेदार ठहराना या किसी सियासी लीडर को इसलिए क्रिटिसाइज़ करना कि वो इलेक्टेबल्स को अपनी तरफ खींच रहा है, या अगर इलेक्टेबल्स किसी एक सियासी जमात की तरफ जा रहे हैं तो उसे ये नतीजा निकालना कि जी इस्टेब्लिशमेंट इनके सर पे हाथ रख रही है। देखें, मैं नहीं समझता हूँ कि जो हमारी एक अजम्पशन है अपनी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि उसको सब कुछ पता है और वो तमाम फैसले कराती है और अपने मर्ज़ी के फ़ैसलों पर हमेशा अमल दरामद भी करा लेती है, अगर ऐसा होता तो ये पिछले 1.5-2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हमने देखा है वो हमें कभी भी ना नज़र आता। तो ये खेल होता है, उस खेल का पलड़ा कभी किसी के हक़ में होता है, कभी किसी के हक़ में होता है, और कभी वो हाथ से निकल भी जाता है वो जो खिलाड़ी होते हैं। और यही पाकिस्तान की सियासत है। इसी सियासत के अंदर हर किसी को हिस्सेदारी कर डालनी है अपनी, और इसी को लेकर आगे बढ़ना है। जी मुद्दा जी, ये मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो कोई बेवकूफ़ लोग तो नहीं हैं, वो समझते हैं हालात को और इंतखाबात के सारे मामलात को। आज जो बलूचिस्तान में हुआ है उससे तो मुस्लिम लीग नून वापस बलूचिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई है। और नसीम सिद्दीकी साहब ने खालिद मक्सी साहब का कहा, तो खालिद मक्सी साहब ने तो आज मुस्लिम लीग नून ज्वाइन नहीं की है, वो तो बजिंजो साहब के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ की तो जाम कमाल साहब ने ज्वाइन है, जो जिनकी और उनकी नहीं बनती है। तो ग्रुपिंग तो ऐसे है कि कोई ऐसा नहीं है कि आपने पूरी किंग्स पार्टी उठा के मुस्लिम लीग नून को दे दी है, जैसे कि 2018 में दी जाती रही हैं किंग्स पार्टियां उठा के। जनूबी पंजाब महाज बाप पार्टी बनाकर तो PTI को फैसिलिटेट किया जाता रहा है। मुझे तो वैसा मंजरनामा फैसिलिटेशन में नज़र नहीं आ रहा मुस्लिम लीग नून के लिए, जैसा 2018 में PTI के लिए नज़र आ रहा था कि आप पहले जनूबी पंजाब महाज बनाते थे, फिर उसको PTI के साथ ले आते थे, आप बाप पार्टी बनाते थे, फिर उसको PTI की गोद में डाल देते थे। तो अभी तो बाप पार्टी भी अपनी जगह मौजूद है, PTI के जो विनिंग हॉर्सेज हैं उनमें से कोई भी मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं हुआ। वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या पार्लियामेंटेरियन में तो गए हैं, कोई मुस्लिम लीग नून में नहीं आया उनमें से। तो ये जो है कि वो इलेक्टेबल जो PTI के पास थे वो कहाँ हैं? वो आज भी मार्केट में मौजूद हैं। अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते तो वो एक अलग बात है, वो PTI के साथ भी नहीं खड़ा रहना चाहते वो अलग बात है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी नहीं है, वो मार्केट में किसी और नाम के साथ मौजूद हैं। पहले तो आपने सारे इलेक्टेबल्स एक पार्टी में जमा किए थे उसको जितवाने के लिए। बहरहाल ये मंजरनामा अपनी जगह मुझे 18 से मुख्तलिफ नज़र आता है, नसीम सिद्दीकी साहब को 18 से ज़्यादा बदतर सूरत में नज़र आता है, आमिर साहब को एक जैसा ही नज़र आता है। यही हम तीनों की इसमें मेरे ख्याल में राय है। क्यों नसीम साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? मुज़म्मिल साहब माशाल्लाह आई थिंक यू आर राइट करते हैं, और आपने बिल्कुल आप तजिया किया, क्योंकि जब 3 लोग बैठे हैं तो 3 जावियों से उस चीज को देखेंगे। डेफिनेटली आप भी बहुत तजुर्बेकार, बल्कि मैं तो बचपन से आपको देखता था और मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि मैं भी साफ़ी बनूं। तो बात यह कि तीनों का अपना अपना नजरिया है और आवाम के सामने हम अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आमिर साहब।
मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। राइट मुजम्मिल, ये बड़ी हाँ नहीं वेरी क्विकली ये नसीम साहब ने बिल्कुल ये वाली बात जो है ना बिल्कुल ठीक की है। देखें इस्टेब्लिशमेंट किसी के सर पे हाथ, ये पहली बात है जो उन्होंने ठीक की। सहूलतकारी करे, आप जो मर्जी जितनी मर्जी बातें कर लें। नहीं ऐसी बात नहीं है। आई ग्रेटली एडमायर हिज व्यूज एंड आई रिस्पेक्ट देम। वो मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात लाना चाहता हूँ कि देखें जी, जितनी मर्जी सहूलतकारी कर ले इस्टेब्लिशमेंट, जितना मर्जी किसी के सर पे हाथ रख दे, इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ का जो पाकिस्तान के अंदर 5-7 करोड़ वोटर है ना जी, हर किसी का हाथ पकड़ के उसने बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पा नहीं लगवाना। पोलिंग डे के ऊपर हर किसी की अपनी मर्जी होगी, वो चाहते हैं तो पार्टियों को वोट दें, वो चाहते हैं तो बैलेट पेपर के ऊपर वोट दें। ठीक है, कोई वक्त ऐसा होता है, कोई माहौल ऐसा होता है जहाँ पर इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, इस चीज़ को भी काबू में लाने की कोशिश की जा सकती है, जो कि अक्सर मुमकिन नहीं होता। 2018 का सबक हमारे सामने है कि कैसे इलेक्शन के नताइज ही जारी नहीं थे हो रहे। तो जब तक अवाम के पास ये सहूलत है कि वो पोलिंग स्टेशन में जाकर अपनी मर्ज़ी से अपने बैलेट पेपर के ऊपर अपना अंगूठा लगाएं, अपनी मोहर लगाएं, तब तक मेरा ख्याल है इस तरह की बातें करना कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और कौन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अवाम के करोड़ों लोगों का हाथ पकड़ के उनसे ज़बरदस्ती कोई नहीं करा सकता है। ये बात ठीक है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ जमातों ने इंतखाब से पहले ही हार मान ली है और वो ये कह रही हैं कि जी हम तो हार गए हैं, हमें लड़ने का क्या फ़ायदा है। ये तो ऐसी ही जैसे आप मैच से पहले ही कह देंगे अच्छा हम तो हार गए हैं, पिच उनकी मर्ज़ी की है, देखें ये हो रहा है। तो आपने मैच लड़ना है, इंतखाब लड़ना है, तो इंतखाब लड़ने से पहले इस तरह की बातें मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। बहरहाल वक्त ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम को जारी रखें। प्रोग्राम खबर और तर्जिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। आज की दूसरी खबर हमारे प्रोग्राम की वो भी कहीं ना कहीं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि क्यों आखिर ये साफिर का मुकदमा जो है ये जेल में क्यों चलाया जा रहा है। PTI के वकील ने दरख्वास्त अदालत से पूछा कि ये किसके दिमाग की इख्तरा थी कि ये मुकदमा जेल में चले, जिस पर अटॉर्नी जनरल का जवाब था कि जी इसके ऊपर वफाकी काबीना जो है वो फ़ैसला दे चुकी है कि ये मुकदमा जेल में ही होना चाहिए। तो अदालत ने कहा कि अच्छा हम 2 दिन के लिए इसकी कार्रवाई रोकते हैं, 16 नवंबर तक इसकी मज़ीद कार्रवाई जो है उस पर कोई ना की जाए और इस दौरान हमें वो तमाम दस्तावेज़ात दिखाई जाएँ, हमें काबीना को फ़ैसला दिखाया जाए और हम जानना चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या बात है कि ये मुकदमा एक ओपन कोर्ट में नहीं लड़ा जा सकता और ये इसको जेल में ही कराया जाना चाहिए। इससे पहले अदालत के एक सिंगल जज ने यह फ़ैसला दिया था कि हाँ, हुकूमती दलाइल को उन्होंने कबूल किया था कि इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इसके अंदर कुछ सीक्रेसी इन्वॉल्व है, इस वजह से इसको खुली अदालत में नहीं चलाया जा सकता। और उसके ख़िलाफ़ आज जो अपील हुई उसके नतीजे में 2 रोज़ के लिए इस मुकदमे पर जेल के अंदर मज़ीद कार्रवाई रोक कर अदालत ने कुछ दस्तावेज़ात तलब की हैं, जिसके बाद वो इस बात के ऊपर फ़ैसला करेंगे। तो मैं अपने साथियों से जानना ये चाहूँगा, नसीम साहब आपसे बात शुरू करते हैं कि लगता तो था कि ये मामला इससे पहले वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद तय पा गया है कि वाकई जो मामले की सेंसिटिविटी है साइफर केस के अंदर और जिस तरह की बातें या दस्तावेज़ात उस केस के पैरवी के अंदर सामने आ सकती हैं, ये मुनासिब नहीं है कि ये खुली अदालत के अंदर हो, इसलिए इसको जेल में करना बेहतर है। इससे पहले हमने ये भी बहुत दफ़ा देखा कि इमरान खान साहब को जब अदालत बुलाया करती थी तो वो अपनी सिक्योरिटी को एक बहाना बनाकर या उसकी एक वजह उसको बनाकर अदालत नहीं जाया करते थे या बहुत देर से पहुंचा करते थे। तो अब आपको लगता है कि क्या इस मुकदमे का फौरी तौर पर आप क्या देख रहे हैं कि जो पहले मौक़िफ़ लिया था अदालत ने वो दुरुस्त था, हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये अब PTI के वकील कह रहे हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है हमें जेल के अंदर मुकदमा करने की, ओपन कोर्ट में होना चाहिए, वो दुरुस्त है? आमिर साहब, बहुत ही अहम आपने मामले की तरफ तवज्जो
मबजूल करवाई है। देखें, रियासत जो है ना, जो चीज़ें जानती है वो शायद हम नहीं जानते। अगर रियासत किसी मामले में समझती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो रही है या उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, उस पर तो मैं बयान नहीं दे सकता, क्योंकि रियासत के पास जो नॉलेज होती है शायद मेरे पास ना हो। लेकिन जिस तरह आम लोग हमसे पूछते हैं, उसके सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, कि वो कहते हैं कि ये साइफर तो अब जब साइफर रहा ही नहीं, जब उसको आपने डी कोड कर दिया तो उसमें फिर नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला कहाँ से हो गया। फिर आपके एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बात हो रही है कि उनको हटाया जाए, और कौमी सलामती कमेटी बैठती है जिसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होते हैं, बाकी जो अपना फ़ज़ाइया बहरिया, मतलब जितने भी सीनियर लोग हैं उसमें मौजूद होते हैं, और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के मामले में मदाखलत है। और इस बात के बाद जो अमेरिकी सफ़ीर है उसको डीमार्श भी किया जाता है। तो जब ये सारी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर इसमें खुफिया बात कौन सी रह जाती है? लोग शायद ये जानना चाहते हैं। फिर आज़म खान साहब जिस तरह बयान देते हैं, या बाकी अपना अजद मजीद साहब का भी बयान आ जाता है, तो लोग शायद चाहते हैं कि जो मामला है कि आधा मामला हमें पता है, बाकी मामला भी हमें बताया जाए। लाजमी बात है, जुडिशरी भी चाहती है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है, अगर जुडिशरी को इन कैमरा समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि कहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, तो शायद वो अपने फैसले में इस बात को मद्देनजर रखें। लेकिन बज़ाहिर जो साइफर का केस नज़र आता है उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। हमारी जो आम आँख देखती है या हम आम जो तजिया करते हैं, डेफिनेटली रियासत की आँख हमसे बहुत बेहतर होती है, वो बहुत बेहतर चीज़ों को देख सकती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर इसमें ओपन कोर्ट में केस चलाया जाए और देखा जाए कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे इनका कसूर आता है, तो वहाँ अगर किसी ने कसूर किया तो उसको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। आमिर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने पूरा 1 साल एहतसाब अदालत नंबर 1 जज बशीर की अदालत में नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज का जो पनामा केस था, मैं रोज़ाना वहाँ पे जाता था, डेली बेसिस पे मैंने उसकी हियरिंग सुनी थी। वहाँ पे जो वाजिद साहब थे, FIA के बाद में DG भी रहे, वो भी वहाँ पे आते थे, बहुत बक्सों में भर के सबूत लाए जाते थे। 1 साल केस चला, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, सजा हुई, और अब वो कोई ना केस नजर आ रहा है ना सजा नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब जिस साथ वापस आए हैं, तो फिर इसलिए जो है ना वो आवाम के ज़हन में डाउट्स होते हैं कि कितनी तेजी के साथ इस तरह केसेस चलाए जाते हैं और एंड रिजल्ट उनका जीरो आता है। जी ठीक है नसीम साहब, ठीक है। मुज़म्मिल मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि ये मामला, इसके अंदर एक नुक्ता ये भी उठाया गया था कि गलत इस्तेमाल, साइफर के अंदर जो मौजूद इन्फॉर्मेशन थी उसका गलत इस्तेमाल, उसको तोड़ मोड़ कर पेश करना, क्या अहमियत है? हम अदालती केस के मेरिट के ऊपर तो मेरा ख्याल है मुनासिब ही नहीं है ये बात करना, लेकिन क्या इसकी अहमियत है इसको खुफिया रखना, या क्या हर्ज है इसको ओपन कोर्ट के अंदर ट्राई करना? देखें, एक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोड लैंग्वेज है। आपने जब उसको ओपन कर दिया तो आपकी कोड लैंग्वेज जो है वो ओपन हो गई, टू बी वेरी फ्रैंक, और वो डी कोड हो गई, और आपको वो एक नेशनल लॉस है कि आपने उसको डी कोड किया, और उसको जब पब्लिक किया तो फिर आपकी जो सीक्रेट लैंग्वेज है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, जिसमें आपके जो सफ़ीर हैं वो आपके साथ उस ज़ुबान में बात करते हैं, सीक्रेट ज़ुबान में, वो ज़ुबान जो है वो डी कोड हो गई। तो एक तो उसका ये लॉस है, कोई भी हुक्मरान ये नहीं कर सकता था, ना किसी ने 75 साल में किया। ये एजाज़ सिर्फ इमरान खान साहब को हासिल हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान की सीक्रेट लैंग्वेज को पब्लिक किया है। दूसरी बात यह है कि डिमार्च करने में कि आपकी गुफ्तगू नाज़ेबा थी, आप हमारे सफ़ीर को मिले, आपने जो गुफ्तगू की वो दुरुस्त नहीं थी, वो सफारती आदाब के मुताबिक नहीं थी, और इस बात पर कि उन्होंने हुकूमत गिराई है, बहुत फ़र्क है। लेकिन नसीम साहब बहुत खूबसूरती से चीज़ों को ट्विस्ट करती हैं। डिमार्च किया गया कि उनकी गुफ्तगू नाज़ेबा थी जब वो हमारे सफ़ीर से मिले, और उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। ये तो कहीं भी नहीं कहा। अगर उन्होंने हुकूमत गिराई है तो फिर तो ISPR ने कई दफ़ा कहा है कि साजिश कोई नहीं निकली, वो नहीं ये बताते हैं, डिमार्च का बताते हैं। फिर ये बताते हैं कि सज़ा हुई है, ये नहीं बताते कि मरीम नवाज उसमें बरी हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जब को अक्यूज बरी हो गया तो अक्यूज के बरी होने का 99% चांस है। वो बात नहीं बताएंगे कि वो लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही और जनरल फैज़ की मौजूदगी में ही वो बरी हो गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से,
और वो जो सारा मुकदमा था वो धड़ाम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिर गया था। ये नहीं बताएंगे, वो इस्लामाबाद वो बताएंगे तो साहब अदालत वाला। तो ये जो आधा सच बताने वाला काम है ना पाकिस्तान की आवाम को, उसने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है कि हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं आधा सच बता कर। अच्छा, आपने मुज़म्मिल, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मुज़म्मिल, आपने देखें आपने आधे सच की बात की ना, सो आई नीड टू गिव नसीम द राइट टू रिप्लाई। नसीम देखें, हम इसके अगर मेरिट के ऊपर बात ना भी अगर हम करें तो इसमें तो कोई, चलें जल्दी सम अप कर लें आप, ऑनेस्टली टाइम कम है आपको। चलें, another 30 seconds for you, you have to sum it up because I have to go back to him। 30 सेकेंड और, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए इंसाफ में ताख़ीर के लिए हरबे इस्तेमाल करती हैं, और ये भी एक कोशिश है उनकी, जो ये इस तरह स्टे लेना, ट्रायल रोकना, तोशाखाना का रोका, ये रोका, वो कोई ट्रायल होने देना ही नहीं चाहते हैं। राइट तो नसीम साहब, मैं अपना वही सवाल लेकर आपके पास आना चाहता हूँ। थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, आपकी राय जानना चाहूँगा कि मुकदमे के मेरिट से कतई नज़र ये सियासतदान के ऊपर मुकदमा है, ज़ाहिर है कि इसका एक सियासी पहलू भी होगा, तो ओपन कोर्ट में होना और जेल के अंदर होना, इसमें कितनी सियासत है और कितना कानून, क्या राय है आपकी? आमिर साहब, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने कहा ना, देखिए मेरी बात को उन्होंने गलत पैराए में लिया। मैंने तो उसमें अदम एतमाद का तो मैंने तो जिक्र ही नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ डिमाश की बात की थी कि जब आपके मुदाखलत हो रही है तो उसके ऊपर सब एग्री है, तो ये तो बात खुल के सामने आ गई थी। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि आधा सच बोलते हैं। मैंने तो अपना कहा ही नहीं कि मैं उनको सज़ा सही दी गई है। मैंने तो ये कहा है कि किस तरह उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। वो डेली बेसिस के ऊपर वो हाजिरी लगाते थे, उनको सज़ाएं हुई, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ गया, लेकिन वो किस तरह वापस आते हैं, बात में जिस तरफ इशारा कर रहा था वो समझने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि आप अल अजीज़िया में जो सज़ा हुई है, आप भी फिर आधा सच ना बताएं ना। आप अल अजीज़िया में जो सज़ा हुई है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी मुजम्मिल साहब डिस्कस कर लिएगा, अभी तो कम वक्त है हमारे पास। तो आमिर साहब, जो आपने सवाल किया उस सवाल के जवाब की तरफ मैं आता हूँ कि देखें, शफाफी जेल के अंदर ट्रायल या जेल के शफाफियत होनी चाहिए। अगर शफाफियत नहीं होगी और हमारी जुडिशरी बैठी हुई है वहाँ पे, वो अगर समझती है कि जेल के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए तो फिर नहीं होना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसा रियासती राज है और इसको जेल के अंदर ही ट्रायल होना चाहिए, तो जेल के अंदर भी फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए, और जो मद्दे मुकाबिल है, जो मुल्जिम है, उसको पूरा हक मिलना चाहिए कि वो अपने हक के दिफा में हर चीज़ जो है वो साबित कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो शफाफियत होनी चाहिए, भले वो इलेक्शन हो, भले वो केसेस हो, नज़र हो, और जो शफाफियत है वो होती हुई नज़र आनी चाहिए, आवाम को भी नज़र आना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों अदालत एब्सोल्युटली एग्री जी, शफाफियत के मामले के ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। कानूनी मामलात के अंदर ख़ास तौर पर शफाफियत रखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये फंडामेंटली इफ़ेक्ट कर सकता है केस की आउटकम को। वक्त हुआ एक ब्रेक का, थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक टू खबरें तजिया वंस अगैन। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी IMF के $3 बिलियन के स्टैंड बाय एग्रीमेंट का रिव्यू, खबरें आ रही हैं कि कामयाबी से जारी है और बज़ाहिर SBA को कामयाबी से मुकम्मल करने में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है, जिसके नतीजे में अगले माह पाकिस्तान को $71 करोड़ जो है वो मिल जाएंगे इस $3 अरब के मुआहदे के तहत। इसके साथ साथ IMF ने ये भी कहा है कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान की, वो बराह रास्त पाकिस्तान के बायलैटरल फाइनेंशियल पार्टनर्स के साथ बात करना चाहेगा, ताकि वो इस बात का तयन कर सके कि उनमें कोई ऐसे मसले तो नहीं हैं जो कि SBA के बावजूद और SBA के बाद जो एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी के ऊपर गुफ्तगू होगी उसको मुतासर कर सके। पाकिस्तान के अंदर अब इस वक्त अगर देखें तो आज से 1.5-2 माह पहले जो माशी माहौल था, जो लोगों के
लोगों में बज़ाहिर हमें मायूसी नज़र आ रही थी मईशत से मुतालिक, शायद उसमें से थोड़ी सी कमी आ गई है। ये सही है या गलत है, यही बात जानना चाहूँगा मैं अपने साथियों से। लंदन से क्या मंजरनामा लग रहा है, माशी मंजरनामा जी? कुछ आपको लग रहा है कि जो सूरत हाल आज से चंद माह पहले थी वो शायद उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही हो? बिल्कुल आमिर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बेहतरी आई है। जिस तरह डॉलर बेलगाम हुआ था, जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही थी, मईशत में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, स्टॉक मार्केट आपकी नीचे जा रही थी। और मैं ये क्रेडिट जो है कम से कम जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी दूंगा कि जिस तरह उन्होंने मुआशी मामलात में दिलचस्पी ली है और निगरान गवर्नमेंट की हेल्प उन्होंने की है, जिससे स्मगलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काबू पाया गया, डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग पे भी काबू पाया गया। यही मसाइल होते हैं जो आईएमएफ देख रही होती है कि आपके मुल्क के अंदर जो है पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव मईशत के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आई है। और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ममालिक से भी अगर मशवरा किया जाएगा तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, मुआशी ग्रोथ भी नजर आ रही है और जो नेगेटिविटी थी वो भी कम होती चली गई। आपने देखा डॉलर कंट्रोल में है, पाउंड कंट्रोल में है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक पाकिस्तान में सियासी माहौल क्रिएट हो रहा है, लोग इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सियासी जमातों ने अपने अपने जो है वो कार्ड्स खेलना शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल से ये सारे मुस्बत जो इशारे हैं ये नजर आ रहे हैं और डेफिनेटली आईएमएफ भी इन चीजों को देख रहा है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बेहतरी होगी और जो सेकंड इंस्टॉल का वादा किया आईएमएफ ने वो भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को मिल जाएगी और पाकिस्तान की मईशत मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। राइट मुजम्मिल, ये बताएं मुझे कि ये मरहम पट्टी से फ़िलहाल थोड़ा हमारा दर्द कम हुआ है या वाकई हमारे माशी ज़ख्म जो है वो हकीकी मानों में भरना शुरू हुए हैं? और सवाल आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जो बुनियादी मसाइल हैं हमारे जिनकी वजह से बार बार ये ज़ख्म बनते हैं वो भी भरना शुरू हो गए। आपका क्या ख्याल? देखिए, मैं समझता हूँ कि आईएमएफ का हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स में दूसरे ममालिक से जाकर पूछना पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर यकीनन एक सवाल है। हम किन ममालिक के साथ किन शराइत पर काम करते हैं और कैसे करते हैं इसकी आज़ादी हमें होनी चाहिए। और ये CPEC के कुछ मुआहदे भी जब हमने IMF से शेयर किए तो चाइना उस पर सख्त नाराज़ हुआ था हमसे कि ये आपके और हमारे दरमियान मुआहदा था, आपने इसको IMF को क्यों दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ रवश डली है नए पाकिस्तान में डली थी कि हमने स्टेट बैंक भी दिया था और ये सब कुछ दिया था, वो यकीनन आज मौजूद है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी माली खुद मुख्तारी पर यकीनन ये एक सवाल है। और मैं इसको पॉजिटिव नहीं देखता कि हमारे जो दो मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात हैं वो भी सब्जेक्ट टू IMF हो गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। बाकी जहाँ तक आपने मरहम पट्टी और उसकी बात की है, यकीनन एक ब्रीदिंग स्पेस तो आई है। जो गला घुटा हुआ था, जो फांसी लगी हुई हमें नज़र आ रही थी रस्सी, ऐसा लगा है कि रस्सी थोड़ी सी ढीली हुई है और सांस आना शुरू हुआ है, लेकिन रस्सी गले में ही है, गले से उतरी नहीं है और हम तख्तादार माशी तौर पे तख्तादार पर ही हैं। बहुत सारे काम हमें करने हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बेचनी हैं, डिस्कोस को ले ऑफ करना है, गैस को प्राइवेटाइज करना है और ये सब काम एक अगली हुकूमत आके कर सके कि उसके बगैर मुमकिन नहीं है। चल गई है लेकिन बल गया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मुजम्मिल, हमें यहाँ पर नसीम साहब हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, वक्त प्रोग्राम का ख़त्म होता है। जाते जाते मैं आपको याद दिलाता, हमारे बड़े बूढ़े हमें दुआएं देते होते थे, तो एक दुआ उनकी ये होती थी, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। शायद उसकी यही वजह थी कि एक दफ़ा आप अपने आप को मोहताज होने दें तो फिर हर कोई आपके हर मामले के अंदर दखल अंदाजी करना अपना हक समझता है। आज का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।